हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि बायो क्लासेस। आज हम सेल चैप्टर का लेक्चर 5 करने जा रहे हैं। तो सेल चैप्टर का जो लेक्चर 5 है, इसमें हम इसके जो हमारे बाकी के ऑर्गेनल्स बचे हुए थे उन सभी को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो टर्मिनोलॉजी है आपको वो लिखवाएंगे। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपके जो सेल है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर। रीजन क्या है इस चीज का कोशिका का ऊर्जा घर कहने की से? देखिए, जो हमारा सेल होता है उसकी यानी कि सेल के लिए जो एनर्जी क्रिएट होती है, और हम अगर सेल ही नहीं, पूरी जो हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी देखिए किसकी फॉर्म में मिलती है हमारी बॉडी को? एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये कहां पर बनता है, कैसे बनता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के एनाटॉमी यानी कि इसकी संरचना के बारे में बात करें तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बाइलेयर्ड होता है, यानी कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। आप लोग देख पा रहे हो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसके अंदर it have inner membrane and foldings called cristae। देखिए, ये जो क्रिस्टी है आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ये कैसे बनता है? जब आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होती जाती है, यानी कि उसकी एज जब बहुत ज्यादा दिनों की वो हो जाती है तो झुर्रियां टाइप जो रिंकल्स उसकी बनती है या इनफोल्डिंग्स जो उसकी बनती है वो अंदर की तरफ सिकुड़ती जाती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहीं से क्रिस्टी का निर्माण होता है। उसके बाद लिखिए फ्लूइड फिल्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज मैट्रिक्स, यानी कि जो द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। आगे लिखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो शेप होता है, देखिए ये जो आपको शेप दिखाया गया है, ये जो शेप है इसे कहते हैं सॉसेज शेप। आपके इसका जो डायामीटर है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर वो कितना होता है? नोट कीजिए, डायामीटर 0.221 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायामीटर होता है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, यानी कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी से नोट भी करिएगा और याद भी रखिएगा। ओके, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है। इसका डायमीटर 0.221 माइक्रोमीटर होता है और इसकी लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो सभी अपनी एनसीईआरटी में जाकर ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पर ही हम पढ़ा रहे हैं इन सारी चीजों को। क्लियर? उसके बाद में लिखिए, देखिए जो हमारी मैट्रिक्स होती है, अब आते हैं हम इसकी फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शनिंग, कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होते हैं। देखिए, जो मैट्रिक्स होती है हमारी, इट हेल्प्स in completing
प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो किसके अंदर कंप्लीट होती है? मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो देखिए हम आपको समझा दें कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का ओवरव्यू क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में होता क्या है या कहां से वो स्टार्ट होती है। तो आप लोग नोट कीजिए, ग्लाइकोलाइसिस, इसमें समझिएगा दो वर्ड्स हैं, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। ओके, अब हम इससे क्या समझे कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जहां पर होता है उस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हमारे सेल के अंदर होता है वो कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अच्छा, ये यूजफुल किस तरीके से हमारे लिए ग्लाइकोलाइसिस? तो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ये 10 एंजाइम्स यूज करती है तथा 10 स्टेप्स की आपकी प्रक्रिया होती है, जिसमें एक ग्लूकोज किसमें टूटता है? 2 पाइरुवेट में। देखिए ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी के दौरान समझा दी जाएगी। आपको हम पूरी जो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो सब कुछ समझाएंगे। लेकिन जस्ट मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि एग्जैक्टली ग्लाइकोलाइसिस होती क्यों है, कैसे है और हम क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हमें यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारी समझने वाली है दैट इज व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो ये 2 पाइरुवेट में टूटती है। जब ये जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, एक ग्लूकोज 2 पाइरुवेट में टूट चुका है, हमें वहां से एक एनर्जी प्रोवाइड होती है दैट इज एटीपी। क्लियर? तो यहां से हमें जो एटीपी यूज होती है वो हमारी बॉडी कैसे यूज करती है? एज अ फ्यूल। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस प्रकार एक बाइक, एक आपकी कार वगैरह होती है, उनके लिए जो फ्यूल होता है वो डीजल या पेट्रोल होता है। आप खरीदते उन्हें पैसों से हैं, लेकिन फ्यूल तो वो डीजल या पेट्रोल का यूज करती है। क्या आप उनकी टंकी में डायरेक्ट पैसे डालोगे तो वो काम करेंगी? नहीं करेंगी। उसी प्रकार हम खाना खाते हैं, लेकिन उस खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद में उन्हें एटीपी की फॉर्म में तोड़ती है, तब हम एनर्जी मिलती है। जैसे उसी प्रकार जो हमारी एनर्जी होती है वो कहां से क्रिएट हो रही है, कहां पर क्रिएट हो रही है, उन सब चीजों को हम यहाँ पर एज अ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है उसके द्वारा जो एटीपी क्रिएट हुई है उसे हमारी बॉडी एज अ फ्यूल यूज कर रही है। आई होप कि सभी को क्लियर होगा। अब देखिए जो आपकी राइबोसोम्स होते हैं, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं? मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी की उन जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं जो ज्यादा वर्किंग में यूज होती है। ठीक है, तो आपके लिवर में पाई जाती है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने का सबसे ज्यादा काम कौन करता है? लिवर। दूसरा मसल्स में पाई जाती है, क्योंकि वर्कआउट या फिर ओवर वर्किंग जो हमारी बॉडी करती है, जितने वर्क करती है हमारी बॉडी, वो सब किसी की हेल्प से होते हैं? मसल्स की हेल्प पे। तीसरा है मिडल पीस ऑफ स्पर्म। इन तीनों ही ऑर्गन्स कह लो या सेल कह लो, इन सभी में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनल है दैट इज राइबोसोम की तरफ। कल हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़कर आए थे कि राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आज हम लोग केवल इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल पर दैट इज राइबोसोम। तो क्या होता है राइबोसोम? कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
के जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर पाया जाता है आपका राइबोसोम। ये क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं सेल की, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इनके प्रोटीन फैक्ट्री होने का हम रीजन पढ़ते हैं कि क्यों ये प्रोटीन फैक्ट्री कही जाते हैं। एक तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहा है। दूसरा, जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ RNA and proteins. That's why they synthesized proteins. इसीलिए ये प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। देखिए, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो ऊपर परत होती है वो कैसे होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जितने भी हमारे राइबोसोम्स होते हैं, आप प्रोकैरियोटिक सेल में बात कीजिए या फिर यूकैरियोटिक में, दोनों में ही जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो दो यूनिट से बनकर मिलकर बने हुए होते हैं, लार्जर और स्मॉलर, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। लेकिन इनकी एक यूनिट होती है दैट इज 70S एंड 80S। आप लोगों ने सुना भी होगा शायद। 70S जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और जो 80S राइबोसोम होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और जो S होती है वो क्या होती है आपकी? S स्टैंड्स फॉर सिडबर्ग यूनिट। S को क्या कहते हैं? सिडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, अब नोट कीजिए कि जो राइबोसोम है उसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेड। जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर राइबोसोम को देखा था। देखिए, जो राइबोसोम होता है वो काफी बड़ा ऑर्गेनेल होता है, ये बहुत इजीली हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो यही आपकी राइबोसोम्स की जो स्टडी है आपकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या फिर अकॉर्डिंग टू आपके जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है उन सभी में बस इतना ही राइबोसोम के बारे में बताया गया है। तो ये आपके राइबोसोम का स्ट्रक्चर खत्म यहां पर हो गया। देखिए, न्यूक्लियस क्या होता है हमारा? न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर की जो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। कल भी मैंने आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझाते वक्त बताया था कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो बिल्कुल न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और ये राइबोसोम्स अपने ऊपर कंटेन करता है। मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपका बिल्कुल न्यूक्लियस से अटैच होता है। लेकिन यदि हम बात करें जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ओके, इसके अंदर एक न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। ये पोर जैसे आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है बिल्कुल वही काम करता है। ओके, ये मतलब इसको जेनेटिक मटेरियल या फिर वेरिएशंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद में आपके पूरे न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है दैट इज डीएनए और आरएनए। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि हमारा जो एक न्यूक्लियस होता है यानी कि एक जो आपका क्रोमोसोम के अंदर बटा हुआ, देख एक न्यूक्लियस में या फिर हमारी पूरी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी में, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। हमारे जो ओवरऑल क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो डीएनए की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2 मीटर्स। ओके, अब हम अगर आगे चलें तो इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है हमारा, देखिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किसने की थी? न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय
रॉबर्ट ब्राउन। किसके द्वारा हुई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कब की थी रॉबर्ट ब्राउन ने? 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके, वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? क्रोमेटिन से। तो क्रोमेटिन को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है। देखिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। हमने अभी भी आपको बताया था हमारी बॉडी में टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी होती है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम्स के साथ में कुछ प्रोटीन्स भी कंटेन करता है। जो प्रोटीन्स कौन सी होती हैं आपकी क्रोमोसोम्स में? कौन कौन सी प्रोटीन्स बॉडी में होती हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। जो डीएनए होता है आपका वो कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स पाया जाता है। यानी कि देखिए ये आपकी एक हिस्टोन प्रोटीन है और इसके चारों तरफ जो डीएनए है वो लिपटा हुआ पाया जाता है। अब आते हैं क्रोमोसोम्स पर। तो देखिए ये दोनों जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें दिखाया जाता है वो कुछ ऐसे दिखाया जाता है। ये इसमें क्या होती है? आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होती हैं। आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स। अपर वाली जो आर्म्स होती है, अपर वाली आर्म्स को क्या बोलते हैं? पी आर्म। और लोअर आर्म्स को बोलते हैं क्यू आर्म। बीच में जो सेंटर में पी क्यू आर्म में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। से क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ओके तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस के बारे में स्टडी की और यहाँ पर हमारी एनिमल फिजियोलॉजी मतलब एनिमल्स का जो आपका सेल था उसकी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। तो कल मैं आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जिसके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर्स प्रोवाइड करने हैं या फिर लिख कर हमें देने हैं। अगर आप लिख भी नहीं पाते हो तो अपने पास उन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने हमारी वीडियो से कितना पढ़ा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।